नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है। जी हां, महाराष्ट्र के बड़े नेता और वहां के सरकार में मंत्री नवाब मलिक साहब। एक तरफ अगर हम ये कहें कि आर्यन खान की चर्चा थी पिछले कुछ दिनों में, तो दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि नवाब मलिक की भी चर्चा लगभग उतनी ही थी और उनके साथ साथ समीर वानखेड़े की भी चर्चा थी। नवाब मलिक साहब ने जिस तरीके से इस पूरे मसले पर एनसीबी को पर हमले किए और जिस तरीके से उन्होंने चीजों को सामने रखने की कोशिश की, उससे काफी बवाल भी खड़ा हुआ, उससे काफी विवाद भी खड़ा हुआ और बहुत सारी चीजें सामने भी आई हैं। उन्हीं नवाब मलिक साहब से आज हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे दरअसल वो इस तरीके से क्यों हमले लगातार कर रहे हैं एक सरकारी एजेंसी पर। नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक एक सरकारी संस्था है जिसका काम है इस देश के अंदर ड्रग की जो जो नशीले पदार्थ हैं जो आते हैं उनके ऊपर रोक लगना और उस पर कंट्रोल करना। तो अगर कहीं किसी गिरफ्तारी होती है तो क्यों उस पर हमले किए जाएं, और क्या नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को वाकई में भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना जिस तरीके से नवाब मलिक साहब कह रहे हैं। तो नवाब मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये मुझे बताइए नवाब मलिक साहब कि आपने तो अब तो सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के ऊपर ही लगा दिया है और आप ये कह रहे हैं कि उनका ड्रग पेडलर से उनका 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 रिश्ता भी है और आपने उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा है। ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, मैंने पत्नी को निशाने पे नहीं लिया। शुरू करें हम लोग शुरुआत से कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं एक एजेंसी को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। देखिए, 1985 में देश में कानून बना, देश में ड्रग्स को समाप्त करने के लिए। ठीक है, अलग-अलग पुलिस स्टेशन हो, राज्य स्तर पे उनके अलग-अलग सेल हो, लेकिन जब मल्टी स्टेट का कोई मामला आ जाए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर ड्रग का रैकेट है, तो उसे रोकने के लिए स्वर्गीय राजीव जी के समय में ये कानून बना और देश में लगभग 34 साल तक ये एजेंसी काम करती रही। और मुंबई में जोनल ऑफिस पिछले 34 साल से है, कभी भी इस एजेंसी पे सवाल नहीं उठा। जी। जब पिछले रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से पूरा मुंबई शहर में फर्जी तरीके से लोगों को फंसाना, पब्लिसिटी करना और पब्लिसिटी करके एक डर लोगों में पैदा करके बड़े पैमाने पे उगाही हो रही थी, ये सच्चाई है। एक केस मैं बता दूं कि 20 ऑफ 2015 2 केस रजिस्टर हुए थे दिल्ली के लोगों ने, 16 ऑफ 2020, 15 ऑफ 2020। तो 2020 का जो 16 नंबर केस था वो दिल्ली के लोगों ने रजिस्टर किया था, जिसमें सुशांत सिंह की आत्महत्या से मामला शुरू हुआ। रिया चक्रवर्ती का जिस तरह से मीडिया ट्रायल किया गया, 4-4 हजार रुपए के ड्रग खरीद रही थी, वो ड्रग के रैकेट में थी, इस तरह से उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। उसके बाद एक और केस उन्होंने जो यहाँ रजिस्टर किया था मुंबई के जोनल डायरेक्टर ने, जी। लगभग 15 महीने हो गए, एक भी मामला उसमें कोई भी व्यक्ति ना आज तक गिरफ्तार है, ना उस केस को क्लोज किया जा रहा है, ना कोई चार्जशीट उसमें फाइल की जा रही है। उसी केस में लोगों को हाजिरी लगवा कर बड़े पैमाने पे उगाही की जा रही है। मैं बता दूं कि जब ये सारा मामला चल रहा था तो मैंने उस समय बयान दिया कि जिस लिए एनसीबी को बनाया गया था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को, उसका काम था कि स्टेट मल्टी स्टेट रैकेट बस्ट करे, इंटरनेशनल रैकेट बस्ट करे। लेकिन पिछले साल भर से 2 ग्राम 4 ग्राम की खबरें आ रही हैं। सारा मीडिया वहाँ पे रूबी बैंड खड़े किए हुए, हर दिन जी। फिल्म वालों को खड़ा किया जा रहा है। हो सकता है कोई एडिक्शन हो, लेकिन एडिक्ट लोगों के लिए रिहैब करना या उनका यूरिन ब्लड सैंपल ले लिया जाए और उसको कहीं न कहीं जो भी सज़ा है उसके तहत दिया जाए। तो ये जब मैंने सवाल किया खड़ा, तो जो श्री वानखेड़े हैं, उन्होंने कुछ पत्रकारों से कहा कि मलिक साहब जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं। मैंने पत्रकारों से कहा कि मैं मंत्री हूँ, मेरा काम प्रवक्ता है, बयान देना है। बोले इसके नतीजे ठीक नहीं हुए। तो मैंने जब ये कर रहे थे तो इनके बारे में कुछ जानकारी मेरे पास थी। मैंने पत्रकारों से कहा कि इनका जो बैकग्राउंड है मैं जानता हूँ, उनको बोलिए मर्यादा में अपने रहें, लोगों को धमकाए ना। एक दिन मैं मंत्रालय के लिए निकला। मुझे लगभग 10 बजे सुबह कुछ पत्रकार साथियों ने फ़ोन किया, क्या आपके दामाद को एनसीबी का नोटिस आया है, सम्मन आया है? बोला नहीं, ऐसे क्यों आएगा? फिर कुछ समय बाद मुझे एक वीडियो भेज दिया कि ये आपका दामाद है क्या? मैंने बोला है। तुरंत मैंने अपनी जो मेरी बिटिया है उसको फ़ोन लगाया, कि ये क्या मामला है? बोले डैडी हमको पता नहीं,
रात को 10 बजे जो उनकी सास है उनके घर पे नोटिस एक आई थी और नोटिस घर पे 11 बजे उन्हें मिली और सुबह उठ के वो जल्दी 9 बजे निकले और पौने 10 बजे वहां पहुंच गए और सारे मीडिया में चलने लगा कि नवाब मलिक के दामाद एनसीबी के कार्यालय में। शाम होते होते खबर आई कि 27A में कि ड्रग के फाइनेंस करने का या रैकेट चलाने का आरोप उन पे लगाया गया और उन्हें उसका मुलजिम बना दिया गया इल्जाम आयद करके। उसके बाद सारे मीडिया ने मुझसे पूछा कि आपके दामाद की गिरफ्तारी हुई है 27A में। मैंने कहा गिरफ्तारी हुई है, कानून पे मुझे पूरा विश्वास है, कानून अपना काम करेगा और जो भी न्याय व्यवस्था है उस पे हमें विश्वास है और हम जो भी न्याय होगा उसके लिए हम तैयार हैं। इसके नवाब बाद मलिक मैंने साहब, आप बहुत गंभीर बात कह रहे हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह के मामले में जब आपने बयान दिया तो बाकायदा आपको समीर वानखेड़े ने धमकी दिलवाई और न केवल धमकी दी बल्कि उस धमकी को अंजाम भी दिया और आपके जो दामाद है उनको फंसाया। ये आप कहना चाह रहे हैं? ये बहुत गंभीर बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, उसमें रत्ती भर झूठ नहीं। जो पत्रकारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो पत्रकार हैं उन्हें पता है जिनसे उन्होंने कहा था। और उसके बाद 8.5 महीने हमने कभी भी किसी भी व्यक्ति के सामने, चाहे पार्टी के भीतर हो, सामाजिक जीवन में हो, पत्रकार साथी हो, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा कानून अपना काम करेगा। गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से जामीन के लिए, जमानत के लिए हम लोग गए, तारीख ही नहीं लग पाती थी। जो उनका रवैया था, उनके पीपी का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, वो एक दिन आते थे, समझिए कि आज तारीख लगी है तो वो उस समय सुबह में आएंगे नहीं, फिर दोपहर बाद आएंगे। फिर जज साहब कहेंगे कि भाई कल रख लेते हैं तो बोलेंगे कल हम नहीं, परसों रख लेते हैं, कहेंगे 1 हफ्ते बाद लगा दीजिए। मतलब पूरा प्रयास किया गया कि 8.5 महीने वो जेल में रहे। लेकिन एक चीज बता दूं, जब उन्होंने चार्जशीट फाइल की, चार्जशीट इस तरह से फाइल की गई कि कंफ्यूजन उसमें रहे कि कुछ जज भी साहब भी कंफ्यूज हो जाए। हमारे घर की 2 बिटिया है, एक लड़का भी वकील है। उन्होंने चार्जशीट फाइल होने के बाद जो फॉरेंसिक लैब गुजरात की आई थी उसको पूरी तरह से जांचा। जांचने के बाद ये पता चला कि इसमें कोई भी कॉन्ट्राबैंड नहीं। एक 7 ग्राम है जो किसी लड़की के पास मिला था जो कंज्यूम कर रही थी। फिर जब ये बहस होने लगी तो वहां रखा गया कि इसमें कोई कॉन्ट्राबैंड है ही नहीं और हमारे पोजीशन से तो मिला नहीं, कोई करण सजलानी हर्बल टबाको बेच रहा था, उनके पास से मिला और उसके बाद उसकी जमानत हो गई। लेकिन जमानत हुई, लेकिन ऑर्डर की कॉपी हम लोगों को मिली है 13 तारीख को ऑनलाइन आई और 14 तारीख को हमने प्रेस लेकर उसका खुलासा किया। जब ये सारी चीजें हो रही थी तो हम लोग ये देख रहे थे कि फर्जी तरीके से लोगों को फ्रेम किया गया। अगर एक दामाद को फ्रेम कर दिया तब दामाद बाहर आया तो उसने कहा कि जेल में इस तरह के बहुत लोग हैं जो फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया है। कोई कंज्यूम करने वाले लोग हैं, उनके घर में ले जाके रख दिया, अरमान कोहली के घर में खुद ले जाके रख दिया, उनको फंसाया गया है। जब ये सब चीजें सामने आई तो हम लोगों ने इसमें खोज करनी शुरू की कि कैसे चीजें हो रही है और उसी बीच में आर्यन खान का मामला आ गया। जब आर्यन खान का मामला आया तो मैं तो था नहीं, मैं दौरे पे था, प्रचार के चुनाव चल रहे थे। तो एक खबर हमने ट्विटर पे देखी कि एक गंजे के साथ जो केपी गोसावी है, एक सेल्फी वायरल हुई और शाम होते होते वो एनसीबी के लोगों ने कहा कि हमारा अफसर नहीं। जब घर पे आए तो काफी छानबीन करने के बाद इसके अंदर जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, हम लोगों को लगा कि इसमें थोड़ा स्टडी करें। जब स्टडी करके जैसे जैसे हमने चीजें सामने लाई, चाहे वो भानुशाली की गोसावी का मामला हो, चाहे 3 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के साले थे उन 3 लोगों को छोड़ने का मामला हो, या जिस तरह से प्रचर पटेल उनकी बहन का मामला हो, तो सारा जब हमने खोज किया तो धीरे धीरे चीजें हमने लाई। क्लियर कट इस शहर में पब्लिसिटी करके डर पैदा करना, हजारों करोड़ की उगाही करना, ये खेल चल रहा था। लेकिन जबानी बोलने से कोई मानता नहीं, सारे तथ्य हमने दिखाए और धीरे धीरे चीजें सामने आने लगी। बट नवाब मलिक साहब, जो बात आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एनसीबी के एक अफसर के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि एक सिटिंग मिनिस्टर, जो महाराष्ट्र के एक सिटिंग मिनिस्टर को धमकी दे और उसके बाद उनके दामाद के ऊपर फर्जी केस लगवाए, जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं? क्या वो अकेले अपने दम पर ये काम कर सकते हैं या आपको लगता है कि ही हैज बिकम टू बिग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब इन्होंने गिरफ्तार किया, या तो उनको डर था कि कोई इसका रिपरकेशन भी होगा। गिरफ्तारी के शाम में जब 27A लगा दिया
तो उनके जानने वाले कुछ लोग मेरे पास आए कि बोले ये मैंने नहीं किया है, मेरे ऊपर से दबाव था और ऊपर के दबाव के कारण हुआ है, हमारा इसमें कोई गुनाह नहीं। मैंने कहा ठीक है, वो अफसर है, उनका काम है, वो करें। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जब से नौकरी में आया, इस व्यक्ति की ट्रांसफर ही मुंबई शहर से नहीं हुई। कभी वो कस्टम में रहा, कभी डीआईआर में डीआरआई में रहा, कभी एनआईए में पोस्टिंग हो गई, फिर मांग के एनसीबी में लिया गया। कहीं इनके रिश्ते सरकार पिछले 7 साल से है, लेकिन कुछ नेताओं के साथ अच्छे हैं। इन्हें यहाँ लाने में कुछ नेताओं ने मदद की है, ये सच्चाई है। और इनके जरिए बॉलीवुड बदनाम हो जाए। सुशांत सिंह राजपूत के मामले के बाद एक अलग तरह का माहौल बना कि पूरे महाराष्ट्र में इस तरह का ड्रग का खेल है और बॉलीवुड बदनाम हो जाए, महाराष्ट्र बदनाम हो जाए, महाराष्ट्र की सरकार बदनाम हो जाए, उसमें कहीं न कहीं ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहे थे। जब पॉलिटिकल आका कुछ मदद कर देते हैं, तो बेलगाम अधिकारी हो जाता है। तो चीज़ें हैं, कुछ लोग इनके साथ खड़े थे, ये सच्चाई है। बट कौन लोग थे, कौन बीजेपी के नेता इनके पीछे हैं? आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया उस बारे में? महाराष्ट्र में जितनी भी पोस्टिंग केंद्रीय एजेंसियों की हो रही है या कुछ लोगों को इस एजेंसी का दुरुपयोग करके कुछ नेताओं को या किसी को परेशान करना है, तो सीधे देवेंद्र फडणवीस ही पूरा ऑपरेशन करते हैं। उनके कुछ लोग हैं जो इन एजेंसियों के कार्यालय में जाते हैं, वो एजेंसी के लोगों के साथ बातचीत करते हैं, बहुत सारी चीजें होती रहती है और इनके ही नेता ईडी छापेमारी करेगी, ईडी का नोटिस आएगा, उनका ट्वीट होता है, खबर बनाते हैं, उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। तो कहीं न कहीं बीजेपी पूरी तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, सच है। तो क्या आपको इस बात पे यकीन है कि उनका उनका ड्रग पेडलर से कोई रिश्ता है, या आपने भी एक आरोप लगाया उनके ऊपर काउंटर करने के लिए? आपके पास कोई सबूत है उसका? मैं आपको बता दूं कि एक जो लड़का है राणा, जो आज साबरमती की जेल में है, साबरमती की जेल में रहने के बाद मैं आपको बता दूं, ये तस्वीर हमारे पास आई कि ये तस्वीर इसके साथ है और ये साबरमती की जेल। तो इस तस्वीर पे हमने आरोप नहीं लगाया। हमने फिर देखा कि इसका जजमेंट कोई है, कहीं लिंक है क्या, तो जजमेंट हमने निकाला और उसके बाद ये कहा जाता था कि ये इनके साथ बहुत नजर आता था। फिर हमने सर्च करते-करते जो गाना उन्होंने एक रिवर सॉन्ग बनाया था, उसका फाइनेंशियल हेड वो राणा है। अगर आप कहते हैं कि तस्वीर से मैंने आरोप नहीं लगाया, एक व्यक्ति जो पेडलर है, वो आपकी बीवी गाना गा रही हैं, सोनू निगम उसमें है, उसमें आप खुद अभिनय कर रहे हैं मुख्यमंत्री के नाते, आपके एक और मंत्री अभिनय कर रहे हैं, पूरे पुलिस के कमिश्नर अफसरों से आप अभिनय करा रहे हैं और उसका अगर कोई फाइनेंशियल हेड ये ड्रग पेडलर हो, तो सवाल उठाना लाज़मी है और हमने उठाया। उनके दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे, तो बहुत सारी रेव पार्टियाँ रात भर चलती थी। ये भी सच्चाई है, वो जानते थे सब। कहीं न कहीं उस समय इन तमाम चीज़ों को उनका संरक्षण था। क्यों कर रहे थे, वो वही जवाब दे सकते हैं। इसका मतलब आप जो आरोप देवेंद्र फडणवीस के ऊपर लगा रहे हैं, आपके पास पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कहा दिवाली के बाद वो आपको जवाब देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि दरअसल आपके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये ऐसे ही बोल देने से होता नहीं। 62 साल की उम्र है, इसी शहर में रहता हूँ। 42 साल से लगभग एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ। 26 साल से विधायक, 8 बार मंत्री रहा। आज तक इस तरह की उँगली किसी नेता ने मुझ पे नहीं उठाई। और मैंने तो आज कहा, उन्होंने कल कुछ मुझ पे आरोप कि दामाद के घर से गांजा मिला है। मैंने कल आज ही सफाई दे दी कि हमारे दामाद के घर से कोई भी रिकवरी नहीं। सिर्फ 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन है जो उन्होंने उस सिगरेट के तंबाकू लिए थे। फिर उन्होंने कहा कि ये केस को कमजोर करने के लिए आरोप लगा रहे हैं। एक बार चार्जशीट फाइल हो गई, तो कोई भी चार्जशीट होने के बाद केस को कमजोर नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्होंने इस्तीफा दिया था एक बार, उसको भी सावंत कमीशन बैठा था। मुझ पे आरोप लगा कि मैंने न्यायालय के आदेश की अवमानना की है। वो भी उसको लेके जांच बैठी, उसी स्ट्रक्चर यही था हमारे ऊपर एक लाइन का कि इन्होंने न्यायालय के आदेश की अवमानना की। और जो मैंने आदेश पारित किए थे, वो हाई कोर्ट ने भी उनके सामने गया, कोई भी उसका कॉग्निशन नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को 14 साल बाद कहा कि मंत्री ने जो निर्णय लिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो 3 आरोप लगाए। अब चौथा आरोप उन्होंने लगाया कि ये इनके अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। आपको शायद पता होगा, कितने लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 5 साल जब उनकी सरकार थी, सबसे मुखर तरीके से अगर कोई इनके खिलाफ बोल रहा था तो मैं था।
इनके भाई का एक मामला था, 1 साल जिस दिन पूरा हुआ था उस दिन हमने इस मुद्दे को उठाया था। 5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, ये गृह मंत्री पूरी तरह से इनके पास था, गृह मंत्रालय। अगर इतने मुखर तरीके से जब पूरे महाराष्ट्र का सारे नेता खामोश थे, एक शब्द कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं मुखर तरीके से इनके खिलाफ हमला कर रहा था। अगर इस तरह से मेरी कोई लिंक होते, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती। आज फिर कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में इस तरह का कोई दाग नहीं, लेकिन कभी-कभी होता है कोई मुसलमान है तो अंडरवर्ल्ड से जोड़ दो, दाऊद से रिश्ते बना दो। इस तरह से हवाबाजी के बयान उनके हैं। मैंने कहा कि हम तैयार हैं, लाइए साबित कीजिए कब और किसके साथ हमारे रिश्ते हैं। अगर इस तरह का कुछ होगा तो हम सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देंगे, कभी राजनीति में नहीं रहेंगे। बट नवाब साहब एक बात मुझे बताइए, अगर समीर वानखेड़े की तरफ बात करें तो इस मामले का समीर वानखेड़े का एससी होना ना होना, निकाह करना निकाह ना करना, इससे क्या लेना देना, या उनकी पत्नी के बारे में टिप्पणी या उनकी बहन के बारे में टिप्पणी, ये कितना जायज आपको लगता है? और आपको लगता है कि क्या समीर वानखेड़े की वजह से आपने उनकी पत्नी और उनकी जाति, उनके धर्म, उनकी शादी, उनके पिता सबको लपेटा है? देखिए, मैंने कभी किसी के धर्म, जाति का मामला नहीं उठाया। मैंने आज तक उनकी पत्नी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। हाँ, मैंने उनकी बहन को लेके सवाल खड़े किए, क्योंकि उनकी बहन उगाही में शामिल है। आज मैंने एक व्हाट्सएप चैट के 2 स्क्रीनशॉट दिए हैं, जिसके अंदर वो जो ड्रग पेडलर है उससे संवाद कर रही है। ये उगाही जो मालदीव में हुई वो वहाँ पे थी। तो एक खेल है, अगर कोई नेक्सस में शामिल है तो हमने उसका नाम लिया। उसके अलावा कभी मैंने किसी महिला के, इनकी पत्नी का कभी नाम नहीं लिया। ये स्वयं सामने आके कूद-कूद के कह रहे हैं। देखिए, मैंने मुद्दा ये उठाया है कि अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट पे नौकरी ले ले, शेड्यूल कास्ट का एक होनहार बच्चा अगर कोई झोपड़ी में गरीब बच्चा है, उसका हक कोई छीन ले, तो आवाज़ उठाना मेरी ज़िम्मेदारी है। ये जन्म से मुसलमान थे और इन्होंने बाद में आफ्टर थॉट एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया जिसमें इन्होंने नौकरी ली। इनके बर्थ सर्टिफिकेट में इनके बाप का नाम दाऊद लिखा हुआ है, निकाहनामे में इनका बाप का नाम दाऊद है। सारे लोग आज तक इन्हें मुसलमान ही जानते थे। 2015 के बाद इनका फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए, इनके फादर का, वहाँ दाऊद वानखेड़े था, फिर डीके वानखेड़े बन गए। फिर धीरे-धीरे इन्होंने अपना ज्ञानदेव वानखेड़े कर दिया। तो 2017 के बाद जब ये बहुत लाइमलाइट में आए तो इन्हें डर लगने लगा, कहीं सर्टिफिकेट को लेके नौकरी ना चली जाए। अगर कोई फर्जीवाड़ा करके सर्टिफिकेट बनाया है, किसी का अधिकार छीना है, तो मैं आज फिर कहता हूँ कि ये जो हल्दर साहब थे, इनके घर पहुँच गए। उन्होंने कहा कि इनका सर्टिफिकेट ठीक है। सापला साहब के पास पहुँच गए, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जाएगा। हमारा सीधा मामला है कि एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट की जाँच करेगी, फर्जी होगा तो नौकरी जाएगी, अगर नहीं फर्जी है तो नौकरी पे रहेंगे। और मुझ पे फिर ये लगाए मुकदमेबाजी। इन्होंने गलत तरीके से कागज़ात सामने लाए। बर्थ सर्टिफिकेट जो हमने लाया वो इनका अपना है, जो हमने निकाहनामा लाया वो इनका अपना है, जो उस शादी की तस्वीर है वो इनकी अपनी है। अगर मुसलमान कोई फर्जी दलित बन के कोई नौकरी ले ले और दलित का अधिकार छीने तो ये उचित नहीं है। ये मामला ये अलग तरह का है, वही मामला हमने उठाया है। बट इनका तो, बट समीर वानखेड़े का तो ये कहना है कि उनकी माँ की ये मर्जी थी कि उनकी शादी मुस्लिम तरीके से हो और उन्होंने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान किया। इसमें गलत क्या है? देखिए, बर्थ सर्टिफिकेट जब कोई जन्म लेता है तो उसके बाप का नाम, माँ का नाम, बच्चे का नाम रख दिया जाता है, वो उसका धर्म ये दर्ज होता है। जो ये 7 दिसंबर 1979 में ये पैदा हुए, उस समय जो बर्थ सर्टिफिकेट पे चीज़ें लिखी है दाऊद वानखेड़े, तो कोई किसी ने आके तो सम्मान में तो नहीं लिख दिया। उनके उस बर्थ वालिद साहब सर्टिफिकेट में उनका धर्म इस्लाम लिखा हुआ है? बिल्कुल मुस्लिम लिखा हुआ है ना। ये मुसलमान जन्म से, प्रैक्टिस से, शादी से, हर चीज़ से है। अब उनको नहीं, डर लग रहा है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो बर्थ सर्टिफिकेट की आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है नाम मुस्लिम हो, लेकिन क्या धर्म के खाने में इस्लाम लिखा हुआ है? बिल्कुल मुस्लिम वहाँ लिखा हुआ है, जी। सरकारी दस्तावेज है। बाय बर्थ सर्टिफिकेट में या तो दाऊद वानखेड़े कोई और होगा, ये फर्जी बात के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि ये वालिद साहब ने नामांतर किया था और दाऊद वहाँ पे लिखा है, इनकी माँ का नाम लिखा है, इनका नाम लिखा है और जो धर्म का कॉलम है वहाँ मुस्लिम लिखा हुआ है। मुस्लिम लिखा हुआ, यानी आपके पास सारे पुख्ता प्रमाण है, आप बिना प्रमाण के कोई जानकारी पब्लिकली नहीं कर रहे हैं, आप सब सारे सबूत है आपके पास। जो वीडियो और कागजात के आधार पे आज तक मैंने पिछले 28 दिन हो गए
कोई भी बातें कही हैं सिर्फ हवा में, किसी की पर आरोप नहीं लगा है, सारे कागजात और वीडियो के साथ हमने बात। अगर अगर आपके ऊपर SC/ST एक्ट के तहत अगर आप केस दर्ज होता तो आप सामना करने के लिए तैयार है उसका? ऐसे हो जाएगा, ये देश में कोई कानून है ना? कोई मुसलमान फर्जी तरीके से SC का सर्टिफिकेट ले ले और उसके खिलाफ किसी को भी कंप्लेंट करने का, लोगों को बताने का अधिकार है। अगर कोई बोलता है, ये धमका रहे थे जो हमारे एक डेप्यूटी चेयरमैन है कि मैं SC/ST का मामला दर्ज करके जेल भेज दूंगा, ऐसे नहीं, कोई मर्जी से अपने लगा देगा, कोई भी कानून ऐसे नहीं होता। ये जन्म से मुसलमान है, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं और ये नकली SC बने हुए, ये सच्चाई। तो आप क्यों नहीं FIR दर्ज करवाते इनके खिलाफ? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने ये पूरा एक ढंग से लड़ाई में लड़ रहा हूँ। मुझे मालूम था कि ये शेड्यूल कास्ट कमीशन तक जाएंगे। पहले जो डेप्यूटी चेयरमैन है, उन्होंने पहले दिन कहा कि उन्होंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। दूसरे दिन वो इनके घर पहुंच गए, फिर कागजात पलट के बोलने लगे सब ठीक है, हमने चेक कर लिया। दूसरे दिन हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 1994 का जजमेंट था कि हर राज्य अपने यहाँ पे स्क्रूटनी कमेटी बनाए, जिला वाइज बने, और वो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है वो उसका सब्जेक्ट है, SC कमीशन का नहीं। कम से कम सापला साहब ने साफ कर दिया कि हम महाराष्ट्र सरकार को भेजेंगे, उसकी जांच होगी। और जांच इसीलिए हमने रोक के रखा ताकि ये सारे जो इनकी पॉसिबिलिटी है एक्सप्लोर कर ले। इन्होंने किया है। जैसे ही दिवाली खत्म होगी, उस कमेटी के सामने बहुत सारे दलित संगठन, बहुत सारे दलित कार्यकर्ता और हमारे कार्यकर्ता कंप्लेंट करेंगे, जांच होगी और उनको भी मौका दिया जाएगा, वो अपने कागजात रखेंगे। सारे सरकारी दफ्तरों से कागजात ओरिजिनल मंगाए जाएंगे, रजिस्टर मंगाए जाएंगे। कमेटी में जो वो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अध्यक्ष होगा, वो जांचेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यानी आप अपनी बात पर कायम है, आप उससे टस समस होने वाले नहीं है। देखिए, अधिकारी जब नेता बनने लगे तो हमें लगता है कि जवानी या कानूनी लड़ाई में नेता को कुछ ना कुछ तो अपर हैंड रखता ही है। हम धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ा रहे थे, उनको लग रहा था यही आखिरी है। उन्होंने पूरी तरह से हल्दर साहब को घर पे ला के बयान दिला दिया। फिर हर चीज उन्होंने इस्तेमाल किया। आपकी कोई बातचीत हुई है बीच में समीर वानखेड़े से किसी तरीके की? बिल्कुल नहीं। कुछ पत्रकार, जब ये मेरे दामाद की चार्जशीट हो गई, उसके बाद कुछ पत्रकार आए थे कि ये लड़ाई खत्म हो सकती है क्या, क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि सर्टिफिकेट को लेके ही खतरा मंडराएगा। कोशिश वो कर रहे थे कि हो जाए, सिमट जाए मामला। लेकिन हमने कहा कि ठीक, वो अपना काम करें, ईमानदार अफसर है। ईमानदार अफसर हर दिन 2 लाख रुपए के जूते पहनता है। ईमानदार अफसर 80,000 के शर्ट पहनता है। ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? ये कि तस्वीरें देखिए, हमने पूरे सोशल मीडिया पे इनकी सारी तस्वीरें हमने अपलोड की और हमारे बच्चे, हर उनका ब्रांड वो कितने का है, 15 करोड़ के ड्रेस के हमारे पास तस्वीरें, हम बता देंगे कि ये ड्रेस उस दिन पहना था, इस शर्ट की कीमत क्या है, इस बेल्ट की कीमत क्या है, इस जूते की कीमत क्या है, कि कौन सी घड़ी इनके हाथ में है। तो 15 करोड़ के तो ड्रेस है, ये मोदी जी से आगे निकल गए हैं साहब। मतलब ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। फोटो के साथ सारी तस्वीरें, तो अभी ये तो डिलीट कर रहे हैं कुछ तस्वीरें इनके अपने अकाउंट पे से, लेकिन सारी तस्वीरें हमने अपलोड करके रखी है। कुछ प्राइवेट दावत में ये गए हैं, वहां के कपड़े की भी तस्वीरें हमारे पास है, कुछ पार्टीज की तस्वीरें हमारे पास है, ड्यूटी पे आते जाते तस्वीरें हमारे पास है। जूते 2 लाख के नीचे नहीं पहनते हैं साहब, और घड़ी 50 लाख की। अब वो कह रहे हैं कि उनकी माँ ने 17 साल पहले उनको गिफ्ट किया था। ठीक है, ईमानदार अफसर ऐसे ही होता है। ठीक है नवाब मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे मालूम है कि आपको 6 बजे निकलना है, इसलिए हम आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।